हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज मेरे साथ साथ है यश एंड यश इज फ्रॉम यूपी एंड ही हैज स्कोर्ड a rank of 10,912 okay with a score of 597 marks. तो यश, यू गॉट सिलेक्टेड, काफी अच्छी रैंक है तुम्हारी। इस बार तुम्हें कॉलेज से 100% मिलना ही है। कैसा फील हो रहा है सिलेक्ट होने के बाद? सर अच्छा फील हो रहा है काफी मतलब ठीक ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आया लेकिन सर मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी लेकिन ठीक है सर, आ गया अच्छा है। तो तुम्हारा इस बार कौन सा ड्रॉप था यश? सर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th के साथ। ये तुम्हारा ट्वेल्थ के साथ ही था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? यस दैट्स सर। अ वेरी गुड स्कोर। और तुम्हारा बोर्ड कौन सा था? सर CBSE। तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड था, तो तुमने बोर्ड्स को भी मैनेज किया, उसके बाद फिर तुमने एग्जाम भी दिया। तो तुम्हारा नीट में स्कोर क्या था जो 2026 वाला हुआ था, 3 मई वाला? सर 650। 650, मतलब तुम सेलेक्ट तो तब भी हो रहे थे अच्छे रैंक के साथ। तो उतना 30-40 दिन लेकिन बड़ा वो रहा होगा, है ना? यस सर, यस सर। कि बहुत सिलेक्ट होते होते उसके बाद फिर रैंक फिर वो हो गया, उसके बाद फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। एंड तुमने तैयारी कब से शुरू कर दी थी इसके लिए, नीट के लिए? सर 11th से। क्लास 11 से? तो तुमने कौन सी कोचिंग से किया था, कहाँ कैसे किया था, तुमने क्या किया था? सर मतलब मैं कोचिंग ऑफलाइन जाता था सर, नेम तो बता नहीं सकता वरना सर वो लोग देख लिए। मतलब कोई, हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, सर कोई इशू ऑफलाइन नहीं से है। था लेकिन सर टीचर्स वहाँ मतलब ठीक नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने सर वहाँ कह दिया था मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा। तो फिर हाँ मैंने ऑनलाइन PW का बैच लिया था। फिर हाँ उसी से हाँ 11th 12th पढ़ा, लेकिन कोचिंग में लास्ट में 12th के लास्ट में टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे, तो मतलब वहाँ पे हाँ टेस्ट वाला वो चीज़ फायदेमंद हुई, मतलब बहुत सारे टेस्ट देने को मिले, तो वहाँ के वो हाँ। फायदे। ये सर बाकी पढ़ाई सर ऑनलाइन थी। तो तुमने क्लास 11th से कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन क्लासेस वहां पे कितने घंटे की हो रही थी अप्रोक्सीमेटली? सर 4 से 7, 3 घंटे 3-4 घंटे की। सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस होती थी वहां पे टोटल, दिन भर में? ये सर 4 से 7:30 15 तक होगी। ठीक है, तो और तुमने फिर क्लासेस जाना बंद कब से कर दिया था? ऑनलाइन में तुम शिफ्ट कब हो गए थे? सर शिफ्ट में 1-2 महीने में ही हो गया था। अच्छा, तुम क्लास 11th के से ही तुम फिर शिफ्ट हो गए थे ऑनलाइन? ये सर, ये सर। ओके। तो तुम्हारा मेनली ये था कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा होगा, स्कूल भी तुमको मैनेज करना पड़ता होगा, फिर क्लासेस भी मैनेज करना पड़ता होगा। सर स्कूल तो मतलब थोड़ा कम जाना पड़ रहा था सर, मतलब वहाँ थोड़ा डमी टाइप का था, तो उधर हाँ हाँ मैनेज हो गया था स्कूल। बस सर और हाँ। ऑनलाइन क्लास मैनेज करना रहता था और सर ऐसे। तो क्लासेस तो फिर तुम जब तुमने ऑनलाइन में तुम शिफ्ट हो गए थे, तो तुमको क्लासेस कितने घंटे की तुम करते थे दिन भर में घर पे, सर मतलब जैसे कि लेक्चर्स वगैरह? सर ये सर लाइव होती थी सर 4 से वैसे ही 7-8 बजे तक। तो सर लाइव हाँ पहले शुरुआत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सर उसमें बहुत जल्दी बोर हो जा रहे थे, तो फिर बाद हाँ। में रिकॉर्डेड ही देखते थे 2x या 1.5x पे। ओके। हाँ देखो, ये एक चीज बहुत अच्छी तुमने बोली। एक्चुअली बच्चों को मैं यूजली बोलता हूँ कि लाइव लेक्चर्स में अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा टाइम बर्बाद बहुत ज्यादा हो रहा है ना? क्योंकि कई बार टीचर्स के जैसे ड्रैग ऑन करते हैं कि पता चला कमेंट्स पढ़ने में लग गए हैं या फिर अपना कूपन कोड बेच रहे हैं, मतलब मुझे ये कुछ चीजें सही नहीं लगती। उसमें क्या होता है कि आपका क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिल पाता, बहुत सारे टाइम पे आप ऐसा लगता है कि केवल बैठ के देख रहे हो ये कि अब सर, ये आगे सर। पढ़ाओ तो फिर आगे कुछ करें। तो इससे मच बेटर है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो या उसको 2x पे देख लो, क्योंकि कई बार चीजें बहुत स्लो चल रही होती हैं क्लास में, है ना? सर ऑनलाइन पे टीचर भी यही रिकमेंड करते थे कि लाइव देखो, लेकिन सर उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था, मतलब सर वो हाँ कभी कभी कुछ एंटरटेनमेंट टाइप की चीजें कर लेते, मतलब हाँ 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 मोटिवेट हाँ करने हाँ के लिए। हाँ। कभी मोटिवेट कर रहे हैं क्लास में, कभी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या होता है, जब आप सामने बैठते हो किसी क्लास में तो आपको अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन जब आप लाइव लेक्चर देख रहे होते हो घर पे, तो आपको लगता है भाई जल्दी पढ़ाओ, आगे बढ़ो, ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम दे पाए। तो जैसे तुम्हारा और क्लास 12th में तुम्हारा शेड्यूल क्या था? तब भी क्लासेस तुम्हारी 4 बजे से 7-8 बजे तक ही थी? जी सर। ओके, तो मतलब तुमको काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जी है सर, ना? ये सर। और मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे तुमने बोर्ड्स को और अपने इन क्लासेस को और अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? मतलब तुमने क्लास 12th में सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था अपना, नीट का? सर क्लास 12th का सितंबर अक्टूबर में हो गया था। हाँ नीट ओके। ये सर। हाँ सर बाकी बोर्ड्स के लिए मतलब सर मैंने अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम नीट का ही अगर प्रिपरेशन करते चले, तो हाँ। बोर्ड्स के लिए सर अलग से कर मैंने नहीं किया था सर। सर मेरे 92.8 आए हैं परसेंटेज 12th में, हम्म। तो मतलब सर ठीक है परसेंटेज इतने। और मतलब जो बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है सर, बस उसमें जो गैप डेज में उसमें रोज 3-4 घंटे रोज पढ़े थे, बस उसमें सर हो गए थे, अच्छा नंबर आ गए थे। ओके, देखो तुमने कुछ चीजें बहुत अच्छी बोली। एक तो मैं ना एक नीट का एक बहुत अच्छा हैक देखा है कि जितना जल्दी आप सिलेबस खत्म कर लेते हो उतना आपको टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाता है। जैसे तुम बोलो तुमने सितंबर अक्टूबर खत्म कर लिया, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जिनने कोचिंग अभी शुरू करी, मान लो जुलाई में अगस्त में शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम एटलीस्ट दिसंबर तक कोर्स खत्म कर दो।
ड्रॉपर, है ना। और बोर्ड्स वालों के लिए तो और अच्छा है, जितना जल्दी आप कोर्स खत्म कर लो, क्योंकि बोर्ड्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं देना पड़ता, लेकिन क्या होता है कि वो एक ऐसे टाइम पर आपको टाइम देना पड़ता है बोर्ड के लिए जब आपका फाइनल एग्जाम बहुत क्रिटिकल पास में होता है नीट का। यस सर, यस सर। तो उस टाइम पे बहुत अखरता है फरवरी और मार्च में कि अरे बोर्ड्स के लिए टाइम देना पड़ रहा है, बोर्ड के लिए एग्जाम देने भी जाना पड़ रहा है और उस पर फोकस करना पड़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ रही है। तो डेफिनेटली तुमने उस चीज को तुमने पहले क्या किया, तुमने कोर्स खत्म कर लिया, फिर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, और फिर बोर्ड्स के टाइम पे तुमने थोड़ा सा बोर्ड्स पे ध्यान दिया होगा और तुम्हारा क्लियर हो गया, यस सर। है ना। और जैसे तुम क्वेश्चन, तुम्हारा शेड्यूल क्या होता था, जैसे तुम पढ़ते थे और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो तुम दिन में कितना घंटे टाइम थ्योरी को देते थे, और फिर कितना टाइम तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कितने घंटे करते थे, और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? सर मतलब सर जैसे टेस्ट पास में आ रहे होते थे तो ज्यादातर हाँ तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था। मतलब सर 11वीं में तो मैं ज्यादातर थ्योरी पढ़ता था, तो मुझे वो गलती लग रही थी कि मतलब उससे कोई हाँ। फायदा ज्यादा टेस्ट मार्क्स पे दिख नहीं रहा था। तो 12th में मैंने ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया। मतलब जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो उसमें हम्म, मतलब थ्योरी उठाने से अच्छा मैं क्वेश्चन पहले लगा लेता था, कम से कम हम्म, 50-60। फिर जो उसमें गलत हो रहे थे क्वेश्चन बस वो वाले टॉपिक जाके देख लिए नोट्स में, तो उससे मतलब सर हम्म, थोड़ा इफेक्टिव और फास्ट रिवीजन हो जाता था, तो अच्छा हम्म, रहता था। यस सर। ओके, तो तुम्हारा जैसे इस बार बायो में स्कोर कितना था, सर री थ्री नीट पे? 350। 350। एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? सर केमिस्ट्री में 130 और फिजिक्स में 117। ठीक है। ओके, तो तुमने केमिस्ट्री भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, है ना। यस सर। और मैंने जो मतलब बहुत सारे बच्चों से जो सुना है अभी तक, जो मैंने इंटरव्यूज लिए, हर बच्चे ने मुझे ऑलमोस्ट कहा कि सर केमिस्ट्री के लिए मोस्टली अगर आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहते हो तो आपका काम हो जाता है ना। यस सर। तुम्हारे हिसाब से ये स्टेटमेंट कितना सही है, कितना गलत है, तुम इसमें क्या ऐड करना चाहोगे, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? सर अगर हम मतलब केमिस्ट्री में तो सर 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो हाँ, सर अगर हाँ, हाँ, फिजिकल में देखें तो मतलब ज्यादातर बच्चे मतलब कुछ ज्यादातर मतलब छोड़ देते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की फिजिकल में। हाँ, लेकिन सर हाँ, 11वीं की तो छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें तो बहुत खतरनाक चैप्टर है। तो मतलब हाँ, 12th में लेकिन ज्यादा ध्यान देना चाहिए मतलब केमिस्ट्री में, क्योंकि उससे कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स वगैरह हाँ, के। और हाँ, सर हाँ, हाँ, ऑर्गेनिक में तो पूरी बायो जैसी एनसीईआरटी पढ़नी है। और इनऑर्गेनिक हाँ। में तो मैंने जो सर से नोट्स बनाए थे वो भी मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी सर इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो जैसे इनऑर्गेनिक में तुमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो तुमको अगर तुम सर के जैसे नोट्स तुमने, लेकिन तुमने लेक्चर्स तुमने ज्वाइन किए होंगे, है यस ना। सर, यस। तो कॉन्सेप्ट तो वहां से तुमने समझा होगा, फिर भले ही तुमने केवल एनसीईआरटी पे स्टिक किया, है ना। यस सर, तो एक बार। यस सर, पहले एक बार सर नोट्स पढ़ लिए, मतलब एक दो हाँ, बार नोट्स पढ़े, बाकी सर बाद में एनसीईआरटी ही पढ़ी। तो एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे हमारे एग्जाम के, यस नीट सर। के, है ना। खास करके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो चाहे मैकेनिज्म वाला पार्ट हो, चाहे आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो, चाहे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हो, चाहे जीओसी वाला पार्ट हो, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत सफिशिएंट किताब है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो तो आपकी ऑर्गेनिक पूरी उससे हो जाएगी, एंड सेम गोज विद इनऑर्गेनिक, है ना। यस सर। खास करके रटने वाले चैप्टर्स जो है, पी ब्लॉक हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ये भी पूरा हमारे एनसीईआरटी से ही स्टिक करते हो आप, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, यस सर, यस। है ना। तो तुमने एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे और जो बैक एक्सरसाइजेस थे, ये सारे किए थे 11th 12th के केमिस्ट्री के? सर 12th के करने की, सर को 12th के ज्यादातर किए थे लेकिन 11th का करने का टाइम नहीं मिल पाया था। हाँ, यस। और 11th का थोड़ा सा फिजिकल का ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें न्यूमेरिकल के जो वो है सॉल्विंग, जो मैथमेटिकल पार्ट है बहुत ज्यादा होता है, तो कई यस बच्चे सर। तो केवल कॉन्सेप्ट देख के उसको छोड़ देते हैं, या कई बच्चों को मैं बोलता है कैलकुलेटर यूज कर लो, ये है सर ना। काफी लेंथी तो हो जाता है। ओके, सो और तुमने फिजिक्स में क्या एनसीईआरटी फॉलो करी थी, तुमने किया था एनसीईआरटी से? सर फिजिक्स की थोड़ा मैं शुरुआत में 11th में जब था तो सर जोश जोश में था तो शुरू कर दिया था पढ़ना, लेकिन हाँ। ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। मतलब फिर सब जब ऑनलाइन देखा कि फिजिक्स की पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, तो कुछ हम्म, शॉर्ट मतलब वीडियोस देखी तो उसमें बताया कि 12th में जो वही जो लास्ट के चैप्टर्स हैं कुछ, उनकी एनसीईआरटी हम्म, इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे हम्म, हम्म, सेमीकंडक्टर्स और वो मॉडर्न फिजिक्स इसकी। हम्म। यस सर। ओके, सो देखो, ऐसा मुझे हरदम लगता है कि फिजिक्स में ना, आप सब चीज बहुत अच्छे करने की बजाय कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उनको बहुत अच्छे से करो, उनकी इन डेप्थ जाओ, और वो चैप्टर जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, जिनके क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, उनकी प्रायोरिटी थोड़ा कम रखो। जैसे तुमने फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्लास 12th के साथ, है ना। तुमने नीट में भी अच्छा परफॉर्म किया था, तुमने रीनीट में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो फिजिक्स में तुम्हारे पास मटेरियल क्या क्या तुमने साल भर किया था, तुमने किस लेवल तक की फिजिक्स तुम लेके गए थे करने के लिए, तैयारी करने के लिए? सर फिजिक्स में तो सबसे पहले सर लेक्चर्स करे थे, फिर उसके हाँ, नोट्स बनाए थे। और फिर हाँ, सर मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मतलब सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था। सर 11th के तो सारे बना पाया था लेकिन 12th के मेरे कुछ चैप्टर्स के रह गए थे शॉर्ट नोट्स।
लेकिन सर हाँ शॉर्ट नोट बहुत हेल्प कर रहे थे मतलब रिवीजन में। हाँ हाँ वो भी हाँ मैं बना नहीं पाया था, तो वो सबको रिकमेंड करूंगा कि वो सब सारे चैप्टर कैसे भी बना लें हाँ शॉर्ट नोट्स। हाँ हाँ तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने जो एक मार्क्स ऐप आता है उसमें मैंने जेई, क्योंकि नीट के पीवाईक्यू उसमें है सारे, और नीट के पीवाईक्यू लगाने के बाद फिर बच्चे ढूंढते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो उसमें जेई मीन्स के सारे ईयर्स के दिए थे पीवाईक्यू, तो सर वही मैं लगाता रहा तो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। कौन सा ऐप तुमने बताया, मार्क्स ऐप? यस सर, मार्क्स। ठीक है, ओके, तो डेफिनेटली यार ये ऐप भी मैं बच्चों के लिए ना अपने यस सर। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या लिंक शेयर कर दूंगा, इसके जो बच्चे डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं है, हम द बेस्ट कंटेंट जो भी हम बच्चों को दे सकते हैं वो हम दे देंगे यार, जिसको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है। एंड तो जैसे तुमने बताया फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तुम्हारा ये था कि तुमने अपना जो मटेरियल था, मॉड्यूल्स थे, तुमने लिमिटेड ही रखे हुए थे, है ना? यस तुमने सर। जबरदस्ती फालतू इधर उधर तुम भागे नहीं, और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि तुमको 12th का बोर्ड्स भी मैनेज करना था, यस है सर। ना? एंड जैसे 2025 का पेपर इतना टफ आ गया था, 2026 में हमको श्योरिटी भी नहीं थी कि लेवल क्या आता है, तो फिजिक्स में तुमने अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखा कि इतना करने से तुम्हारा हो जाएगा? क्योंकि क्या है, बच्चे ना, कई बच्चे तो बहुत इधर उधर भागने लगते हैं कि एचसी वर्मा भी कर रहे हैं, डीसी पांडे भी कर रहे हैं, और मैं हरदम मना करता हूँ कि इतना हाईफाई किताब आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है? तुमको क्या लगता है कैसा करना चाहिए बच्चों को फिजिक्स अप्रोच? सर फिजिक्स में मतलब कुछ बच्चे तो मतलब कुछ क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करते हैं तो उनको अप्रोच नहीं समझ में आती, तो सर मैं उनको ये हाँ। एडवाइस करना चाहूंगा कि वो उठाएं क्वेश्चंस, मतलब पहले आसान से स्टार्ट करें टफ तक जाएं। मतलब वो डरे हम्म मत नई क्वेश्चन करने से, जब क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम भी ना इन्वेस्ट करें, मतलब कुछ टाइम इन्वेस्ट करें, फिर सोल्यूशन देख लें, मतलब उन्हें उनकी ताकि अप्रोच बन जाए क्वेश्चंस करने की। ऐसे हम्म वो धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की अप्रोच भी डेवलप कर लेंगे, उनके माइंड में आता रहेगा। और सर फिजिक्स हम्म में मैंने ऐसे किया था कि जब टेस्ट मेरे हो रहे थे, मतलब क्योंकि सर 12th के बाद तो मैंने अच्छे खासे टेस्ट दिए थे, कम से कम 100 हम्म दिए होंगे नीट से पहले। हम्म तो सर उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे थे सर उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा रहे थे, तो सर वाले हम्म वीक चैप्टर अच्छे होते गए, तो ऐसे। हम्म। तो तुमने नीट से पहले करीब 100 पेपर्स किए थे, तो तुमने 100 फुल लेंथ पेपर की तुम बात कर रहे हो? यस सर। सर वही ओके। कोचिंग ने बहुत हेल्प की, वो ऑफलाइन वाली में हाँ, रोज तो होते तुम थे सेंटर पे जाकर के पेपर देते थे या फिर तुम ऑनलाइन घर पे देते थे पेपर? सेंटर पे सर। सेंटर पे जाकर के तुम देते थे Yes, 3 घंटे का पेपर? ओके, सो तुमने उस टाइम पर एक्चुअली देखो क्या होता है, हमारे ना नीट की प्रिपरेशन में ये लग्जरी वही इंसान अफोर्ड कर सकता है इतने सारे पेपर्स देने की, जिसने पहले थ्योरी ढंग से कर ली हो। yes सर। जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो इंसान लास्ट के टाइम पे इतने सारे पेपर्स नहीं दे सकता, यस सर। उसको घर पे पहले थ्योरी ही करनी पड़ेगी। तो अच्छा था कि तुमने पहले जैसे सितंबर अक्टूबर में कोर्स खत्म कर लिया था, तो तुमको इतना टाइम मिल गया कि तुमने बाद में जाकर के इतने सारे पेपर्स दे लिए। यस डेफिनेटली इस चीज में तुम्हारी हेल्प करी होगी कि तुम पेपर कर रहे होगे, फटाफट उसकी थ्योरी रिवाइज करते होगे, जो चीज वीक होती होगी, फिर तुम अगले पेपर पे चले जाते होगे, है ना? एंड मुझे मतलब ये बताओ, जैसे तुमने बायो किस तरह से अप्रोच की, बायो के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, और बायो के लेके तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर बायो के लिए सारे टीचर्स तो कह रहे थे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैंने करने की हाँ। कोशिश की, लेकिन ज़्यादा मुझे उसमें आउटपुट दिख नहीं रहा था। मतलब मैंने सर किए थे लास्ट में तो सारे पीवाईक्यूज फिर से एक बार कर लिए थे, लेकिन मैं हम्म सर ज़्यादातर एनसीईआरटी पे स्टिक रहा। मतलब सर जो जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो उसमें जो किनारे स्पेस होती है सर, उसमें हम्म मतलब जो मुझे ऐसा पॉइंट लगता था जो मैं भूल रहा हूँ या एकदम नई हम्म चीज़ है जो मैंने पहली बार देखी, सर उसको वहाँ हम्म किनारे लिखते था, तो ऐसे बहुत सारे नोट्स बन गए थे किनारे मेरे एनसीईआरटी में। हम्म। तो वो पढ़ पढ़ के ऐसी चीजें कवर हो रही थी जो मैं ज्यादा भूल रहा हूँ, तो उससे और फायदा हो रहा था। सर एनसीईआरटी पे ठीक है, ज्यादा एनसीईआरटी तो कंटेंट के लिए होगी, तो तुमने बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेटली कितने किए होंगे? जैसे तुमने 100 पेपर दिए थे लास्ट में, तो 9000 क्वेश्चन तो यही हो गए, है यस ना? सर। यस 90 क्वेश्चन तो एक पेपर में होगा, तो ये भी अपने आप में बहुत है। इसके अलावा तुमने पर चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस किए थे जब सर तुमने पर स्टार्टिंग से चैप्टर किया होगा? हाँ। सर जो ऑनलाइन कोचिंग थी उसकी तो सारी डीपीपीस लगाते थे, और ठीक सर है। पीवाईक्यूज लगाए थे बस। ठीक है, तो और तुमने सर इसके टीचर्स अलावा, भी क्लास में लगाते थे, सर टीचर्स भी क्लास में लगाते थे ऑनलाइन में, इसलिए वो भी हो जाते थे। ओके, तो हर एक चैप्टर पे 200-300 क्वेश्चन तो तुम्हारे अलग से हो ही गए होंगे, डीपीपीस वगैरह सारा कुछ मिला के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुमने लास्ट में 100 पेपर्स करीब किए, ओके। एंड जो तुम्हारे जैसे सितंबर अक्टूबर में कोर्स खत्म हो गया था, तो उसके बाद तुमने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? सर रिवीजन के लिए ऐसे अलग से, क्योंकि सर रोज जब पेपर हो रहे थे तो अलग से टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो हाँ जो मैंने सर लोग से भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो वो लोग कह रहे थे थोड़े पेपर्स कम कर दो, एक एक दिन छोड़ के दो, क्योंकि हाँ हाँ सर आपकी भी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो आप भी एडवाइस हाँ दे रहे थे कि ज़्यादा पेपर देने का कोई फायदा नहीं है,
तो फिर मैंने भी थोड़ा हाँ कम कर दिया था, एक एक हाँ दिन हाँ। छोड़ के कर रहा था। तो उसमें सर जो वही वीक टॉपिक थे उसमें देख रहा था, वही जाके हम्म। रिवाइज कर रहा था। तो तुमने क्या अक्टूबर से ही फुल स्पीड से पेपर, बहुत सारे पेपर्स देने शुरू कर दिए थे अक्टूबर नवंबर से ही? सर अक्टूबर नवंबर में मतलब सर कोचिंग में नहीं होते थे, मैं खुद से प्रिंट करा के देता था, कुछ कुछ सर, ओके। मतलब जैसे हफ्ते में दो हम्म तीन बस। बाद में हम्म। कोचिंग में दिसंबर से स्टार्ट हो गई। हाँ देखो क्या पेपर्स का ना, जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन का स्टेप बाय स्टेप जो आप चलते हो ना, कि जैसे आपने लेक्चर देखा, फिर आपने नोट्स बनाए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे गए। अब जब आप रिवीजन करते हो तो आप फिर से लेक्चर देखने नहीं जाते, आप अपने नोट्स रिवाइज करते हो, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हो। अगर नोट्स के आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो और अच्छा, क्योंकि नोट्स रिवाइज करने वाला आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाओगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आप मॉड्यूल्स में दोबारा पूरे वही क्वेश्चन नहीं करोगे जो आपने स्टार्टिंग में किए थे, आपने केवल जो मार्क किया था वो क्वेश्चन करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अब ये स्टेप आपका पूरा हो गया ना, बेसिक आपके दिमाग में आ गया, अब आप जाओगे फुल लेंथ पेपर्स पर। यस सर। और फुल लेंथ पेपर्स पर आप जाओगे, लेकिन अगर आप सीधे फुल लेंथ पेपर पे चले गए, आपने ना तो नोट्स रिवाइज किए, ना आपके मॉड्यूल्स वापस से क्वेश्चन रिवाइज किए, ना आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, आप फुल लेंथ पेपर पर जाओगे, आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि थ्योरी आपके दिमाग में ढंग से बैठी हुई नहीं है। यस तो सर। जितना फास्ट आप इनिशियली ये थ्योरी रिवाइज करने वाला और अपने मॉड्यूल्स के जो लिमिटेड क्वेश्चन थे वो करने वाला काम कर लेते हो, शॉर्ट नोट्स आपके पास जितने अच्छे बने हुए होते हैं, उतना ही फास्ट आप फुल लेंथ पेपर पे जा सकते हो। और अगर आप फुल लेंथ पेपर दनादन दिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं, तो उस टाइम पे पेपर्स रोक करके पहले आप थ्योरी करो। यस सर। क्योंकि जितना आपका सॉलिड थ्योरी होगा उतना फास्ट आप पेपर कर पाओगे, जितना फास्ट आप पेपर करोगे उतना जल्दी आपको और समझ में आएगा कि थ्योरी में क्या चीज वीक है। तो डेफिनेटली तुमने बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारा जो था उस तरह से ही चल रहा था। हाँ, डेफिनेटली तुम कुछ ऐड करना चाहोगे उसमें? ये सर मतलब मैंने शुरुआत में जब पेपर दिए थे फुल लेंथ वाले सर, मेरे कुछ 400 में मार्क्स आ गए, तो सर डिप्रेशन में चले गए थे, हाँ इतने कम कैसे। तो सर ऐसे धीरे धीरे मतलब सर एकदम रोज रोज टेस्ट, मतलब जैसे टॉपर्स की वीडियोस आती है कि वो लोग रोज देते थे टेस्ट, तो सब सर सारे लोग जोश में आके रोज देने की कोशिश करते हैं। और हाँ वो हाँ मेरा एक दोस्त कर भी रहा था सर, उसके ज्यादा मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो सर एनालाइज ज्यादा कर ही नहीं रहा था, वो बस पेपर हाँ दे रहा था और मार्क्स देख रहा था और थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहा था। तो यही हाँ सर हाँ लोग हाँ ज्यादातर गलती कर रहे थे। हाँ। नहीं एक्चुअली देखो क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आप जैसे टेनिस मान लो खेल रहे हो, ओके, समझना बात को। तो आप जब खेलना शुरू करते हो तब आप लेवल 0 पर हो। अब हो सकता है कि सामने आपका जो अपोनेंट खड़ा हुआ है वो लेवल 10 पर हो, आप उसके अगेंस्ट खेलोगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। तो आप स्टार्टिंग हरदम करते हो एक ऐसे बंदे के साथ खेलना जो लेवल 1 पे या 2 पे हो। यस सर। धीरे धीरे करके आप अपना लेवल बढ़ाते हो, है ना? और फिर धीरे धीरे करके आप अपना लेवल 3 4 5 और फिर 10 तक पहुंच पाते हो। क्योंकि 10 वाला जिस नजर से दुनिया को देख रहा है उस नजर से आप नहीं देख पाओगे अभी, क्योंकि आप शुरुआत में हो। इसलिए कभी भी जो टॉपर इंटरव्यूज देते हैं ना, वो जो चीज बोल रहे हैं वो बहुत रिफाइंड और बहुत आगे की बात कर रहे हैं। यस सर। हो सकता है कि आप अभी उस लेवल पर ना पहुंचे हो। जैसे तुम्हारी मान लो इस बार रैंक 10,000 है, ओके। तुम जिस लेवल पर हो, अगर मान लो तुम एक साल ड्रॉप ऑल लेते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और तुम जिस लेवल से शुरू करोगे तो तुमको रैंक 1 तक पहुंचना बहुत आसान है। क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सॉलिड बेस है। तुम आज जिस नजर से दुनिया को देख रहे हो, एक रैंक जो 1 लाख पर या 2 लाख पर, वो उस नजर से दुनिया को नहीं देख रहा, उसकी उतनी प्रिपरेशन नहीं है। तो जो टॉपर होता है ना, यूजली क्या करते हो, क्लास 9th 10th से शुरू कर देते हैं तैयारी करना है और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। वो जिस लेवल से दुनिया को देख रहे हैं और जब वो नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज हर किसी के बस की बात नहीं है, उतना कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो उस बंदा उस लेवल पे नहीं है। एक लेवल 10 वाले की सलाह लेवल 0 वाला नहीं फॉलो कर सकता, लेवल 1 वाला फॉलो नहीं कर सकता। आपको थोड़ा सा अपने कंपेरेबल लोगों से ही करना पड़ेगा, तब आप धीरे धीरे करके ग्रो करोगे। इसलिए जब बच्चे कहते हैं ना, टॉपर्स कहते हैं कि आप एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ लो, और मैं कहता हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स तुम पढ़ सकते हो यार, तुम्हारा वो लेवल है। एक बंदा सो डेफिनेटली यार, तुम्हारी जो तुमने बातें बोली वो मुझे बहुत इट मेक्स सेंस, क्योंकि तुमने बहुत सिस्टमेटिक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया है। और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि तुम्हारा क्लास 12th था, है ना? तुमको बोर्ड्स भी अपने मैनेज करने थे। सो साइकोलॉजिकली तुमको जैसे घर में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा क्या था? तुमको जब जैसे अप्स एंड डाउन्स तो हमारे होते ही हैं, और ऑनलाइन तुमको करना था, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना था। तो किस बंदे से तुम सबसे ज्यादा सपोर्ट लेते थे, इमोशनल, और कौन से, या तुम्हारे दोस्त थे जिनसे तुम, किन लोगों से तुम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे? सर ज्यादा तो मेरे दोस्त नहीं थे, तो सर पेरेंट्स ही ज्यादातर सपोर्ट करते थे, मतलब सर कम हाँ नंबर आ रहे हैं तो वो लोग ही मतलब थोड़ा अपलिफ्ट करते थे कि दुखी मत हो। मैं सर डिप्रेशन में ज्यादा जल्दी चला जाता था, तो वही लोग हाँ थोड़ा मतलब बना के रखते थे कि करते रहो मेहनत। और सर आप हाँ लोग हाँ जैसे टीचर से भी कनेक्टेड था, तो आप लोग से बात हो जाती थी कि सर कम नंबर आ रहे हैं, कैसे बढ़ाएं, क्या उस लेवल हाँ तक हाँ। पहुंच सकते हैं। तो सर इसी से हुआ। और मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेरे मुझे तुमने मुझे फॉलो करना कब से शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली? कौन से मंथ से तुमने फॉलो करना शुरू किया होगा? सर आप मुझे 12th की स्टार्टिंग में आपका चैनल मिला।
ट्वेल्थ की स्टार्टिंग में, मतलब मैं मान के चलो पिछले साल का करीब अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल मई से तुमने शायद शुरू किया होगा। और मेरी कही हुई क्या बातें तुमने इंप्लीमेंट करी, क्या चीज तुम्हें सही लगी थी और क्या चीज तुमको लगा कि हाँ इसने तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प किया होगा? सर आपने वो वाली टिप्स ज़्यादातर मुझे वही वाली यूज़ में आई कि जब मैं ज़्यादा टेस्ट देने की तरफ बढ़ रहा था कि चलो रोज हम्म। टेस्ट देते हैं, तो सर आपकी वीडियो ने थोड़ा मुझे मतलब बताया कि सही क्या होगा। सर क्योंकि मैं हाँ रोज हाँ टेस्ट देने पे तुला पड़ा था, मतलब नंबर बढ़ नहीं रहे थे, उसी पे अटक गए हाँ थे। फिर जब आपने समझाया कि टेस्ट इतना देने से कोई मतलब है नहीं, जब हाँ। एनालाइज नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है, तो सर उस वीडियो ने सबसे ज़्यादा हेल्प की। ओके। एंड थोड़ा बहुत हम टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट में थे, तो मुझसे बीच बीच में कम्युनिकेट करते रहते थे, है यस ना? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। सो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कुछ चीजें, तो मैं तुमको बोलना चाहूंगा एज ए एल्डर ब्रदर कि अभी जब तुम एमबीबीएस में एंटर कर रहे हो, एमबीबीएस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टफ जर्नी, है ना? इतना आसान नहीं है। तुमने क्लास ट्वेल्थ के साथ ही तुमने नीट क्लियर किया है, तो डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि तुम नीट पीजी का एग्जाम भी अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। यस एंड चूंकि कॉलेज में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही तुमको बायो के भी, जैसे तुमने सिस्टमेटिकली एनसीईआरटी किया था, वैसे तुमको स्टार्टिंग से अपना फर्स्ट ईयर को लेके चलना होगा, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टफ होता है। यस एंड जितना अच्छा तुमको कॉलेज मिले, जैसे हमारी अभी डिस्कशन हो रहा था, तो जितना तुमको जिस स्टेट से सबसे अच्छी पीजी की सीट्स मिल सकती हो, जैसे मैंने तुमको बताया था कि यूपी में पीजी की सीट्स ज्यादा हैं, तो जहां से तुमको दी बेस्ट कॉलेज मिल सके, भले ही वहां पे बॉन्ड हो, लेकिन तुम उस जगह प्रेफर करना, है ना? क्योंकि ये चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत जरूरी हैं। एंड तुम्हारे हिसाब से जो बच्चे अभी क्लास ट्वेल्थ के साथ एग्जाम दे रहे हैं, यस। उनको तुम क्या सलाह देना चाहोगे? मतलब टॉप 5 एडवाइसेस फ्रॉम यू एटलीस्ट, कि जो तुमको लगता है कि यार ये चीजें तो मिनिमम और मस्ट है ही एक क्लास ट्वेल्थ के बच्चे के लिए, या फिर अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉपर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे, तो व्हाट आर द सजेशंस दैट यू विल गिव? सर सबसे पहला सजेशन तो ये दूंगा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब थ्योरी हम्म पढ़ने से। क्योंकि जितने सर क्वेश्चन की वैरायटी हम लोग कवर करते जाएंगे, उतना सर हमारा दिमाग खुलता जाएगा, तो उतने अच्छे रिजल्ट भी हम्म कन्वर्ट हो जाएगा सर, ठीक है। और सर दूसरा है सर टेस्ट एनालिसिस। सर टेस्ट एनालिसिस ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं सर, करते ही नहीं है ज़्यादातर। मेरा एक हम्म दोस्त था, वो बस पेपर्स दे के ऊपर ऊपर से देख लेता था क्या गलत है, बस फिर उसके हम्म ज़्यादा नंबर बढ़ ही नहीं रहे थे। और सर एक ट्रिक इसमें मैंने ये करी थी कि मतलब सर लोग कहते हैं कि मिस्टेक कॉपी बनानी है, तो सर मिस्टेक कॉपी अगर हम लोग सबकी बना रहे थे, तो सारी गलतियां लिखने में और सब करने में टाइम लग रहा था। तो सर हम्म। मैंने ये किया था, टेलीग्राम पे एक सेव्ड मैसेजेस करके ऊपर होता है ऑप्शन, तो सर उसमें हाँ। जो गलती होती थी सर उसकी फोटो क्लिक करके रख लेता था। फिर अपने हम्म से उसमें वॉइस वॉइस वाला रिकॉर्ड करके अपने से एक्सप्लेनेशन डाल देता था कि क्या गलती की है और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म तो ऐसे सर जल्दी हम्म जल्दी गलती भी कवर हो रही थी, हम्म और सर ऐसे रिकॉर्ड भी हो रहा था, और सर वो फोन की मेमोरी में भी नहीं स्टोर हो रहा, तो चाहे जितनी भर सकते, तो सर मैंने कम से कम 1000-1500 गलती ऐसे स्टोर कर ली थी। ठीक है। हाँ। जी सर। गुड गुड। यस सर। और सर तीसरी एडवाइस है कि हम मतलब एनसीईआरटी पे ज़्यादा हमें स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे एनसीईआरटी के बाहर की बुक्स यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि हाँ। मेरे कुछ दोस्त मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे और हम्म टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे थे बायोलॉजी के एनसीईआरटी में, लास्ट तक वही पढ़ते रहे, तो उन्होंने हम्म एनसीईआरटी को वो समझ ही नहीं पाया कि एनसीईआरटी ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक हम्म मेन हम्म एडवाइस। हम्म। ओके। एंड व्हाट अबाउट जो बच्चे, जैसे जिनको मोबाइल फोन का एडिक्शन हो जाता है, या जो मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इधर उधर के ऐप चलाने लगते हैं, ठीक है? इट्स जस्ट ए वे, क्योंकि वो बच्चे डिप्रेस्ड है ना? यस एंड दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम, क्योंकि उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, है ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड? सर। इस पे भी मैं बीच में थोड़ा सा मैं भी गेम वेम थोड़ा ज्यादा खेलने लगा था, तो सर इसमें तो हाँ मैंने ये किया था, पोमोडोरो टेक्निक, वो ऐसे तो मैंने बहुत बार सबने सुनी होगी यूट्यूब पे, लेकिन हाँ वो हाँ कोई हाँ इम्प्लीमेंट करके ऐसे देखता नहीं हूँ। जब मैंने हाँ। असली में इम्प्लीमेंट किया, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट दे रही थी, हम्म क्योंकि 30 मिनट पढ़ने के बाद जब 10 मिनट का जब ब्रेक लेते हैं तो अच्छा लगता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो गई थी लास्ट में। जैसे एंड व्हाट अबाउट कि जो जैसे मान लो कुछ कुछ एप्स तुमने, क्या इंस्टाग्राम वगैरह तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड था या तुमने रखा ही नहीं था? नहीं सर, इंस्टाग्राम नहीं था, अब किया है रिजल्ट के बाद। हाँ, बिकॉज अब तो रिजल्ट आने के बाद यू आर फ्री। ओके। यस सर। सो डेफिनेटली यार, मैं भी यही कहता हूँ कि जो एप्स आप अवॉइड कर सकते हो यूज करना, वो मत ही करो। मत ही रखो मोबाइल में, अपने पास रखो ही मत। रखोगे तो मन करेगा, नहीं रखोगे तो मन ही नहीं करेगा। ओके। यस सर। सो मैं कुछ चीजें तुमसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैराथन बच्चे देखते हैं, लास्ट में महामैराथन देखते हैं, लॉन्ग लेक्चर देखते हैं, तुमको लगता है उन चीजों से कुछ फायदा मिलता है, या दे आर जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम? सर मुझे तो पूरे वेस्ट ऑफ टाइम लगते हैं सर वो मैराथन। हाँ सर उसमें हाँ बस हाँ। थ्योरी फिर से रिवाइज करा देते हैं, उसका कोई सा कोई मतलब नहीं रहता। उससे अच्छा मतलब लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए उस टाइम में।
तो क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस करेंगे, उनका रिवीजन भी होगा और नई चीजें भी पता चलेंगी। सर मैराथन में तो सर मतलब टाइम वेस्ट लगता है सर पूरा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल टाइम जिस टाइम पर आपको थ्योरी फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस टाइम यस पर आप एक्चुअली स्टेप 2 एंड 3 पे जाने के बाद स्टेप 1 पे ही अटके हुए थ्योरी ही कर रहे हो। यस सर। और यूजली मैराथन ना जो बच्चा जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है वो नहीं देखता। यस सर। मैराथन यूजली वो देख रहे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो वो सोच रहे होते हैं जुगाड़। वो ढूंढ रहे होते हैं कि सिंपल फॉर्म हाँ है ना, कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय मिल जाए तो मैराथन देख लेते हैं, और उनको लगता है कि वो लेक्चर्स देख रहे हैं तो उससे उनका दिमाग में चीज बैठ जाएगी जो कभी नहीं बैठती। एंड व्हाट अबाउट जैसे तुमने टेलीग्राम वाला जो आइडिया मुझे बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन ए पॉजिटिव वे, इट्स वेरी वेरी गुड। कि आपने क्या किया, उसका मिस्टेक एक्चुअली लिखने के बजाय उसको अपना फोटो क्लिक कर लिया और वहीं ऑडियो में डाल दिया कि आपको उस समय क्या गलती हुई थी, और आपने बाद में क्या किया, ब्राउज थ्रू किया, मिस्टेक देखते गए, अपना ऑडियो सुनते गए, मिस्टेक यस देखते गए, ऑडियो सुनते गए। दैट्स ए गुड थिंग। बहुत सारे लोग जो है कि जैसे बायो में ऑडियो बुक बना लेते हैं चीजों यस की सर। और फ्री टाइम में उसको सुनते रहते हैं, वो भी एक मुझे चीज अच्छी लगी थी बच्चों की। तो डेफिनेटली दैट्स ए वेरी गुड थिंग। एंड एक चीज मैं बच्चों को कहना चाहूंगा जो मुझे तुमसे भी कंफर्म हुआ कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का कंटेंट सफिशिएंट इनफ है। ऑर्गेनिक में इधर उधर के रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म और आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। यस सर। क्योंकि आपके 99% चीजें कवर हो जाएंगी आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को ही मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लेते हो, ये बहुत अच्छा है। यस सर। एंड जो बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कभी क्वेश्चंस के भी पेपर्स में आने लगता है, उसको तुम कैसे डील करते थे, उसमें क्या करते थे? सर आउट ऑफ एनसीईआरटी तो सर करने का मतलब, सर बायो तो इतनी वास्ट है कि सर अगर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहें तो कोई उसका मुझे हाँ नहीं लगता सर आउटपुट निकलेगा। इसलिए सर हाँ मेरा हाँ ज़्यादातर तो एनसीईआरटी पे ही था। और सर शुरुआत में जो नोट्स बनाए थे टीचर्स के, उसमें सर कुछ हाँ। एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो बस थोड़ी बहुत वही पढ़ ली थी बस। यस सर। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये जो एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे समझ में आता है कि एनसीईआरटी दी ही इसलिए गई है ताकि बच्चे बायो में इधर उधर ना भागें। यस सर। मतलब मैं तुम्हें एज एन एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने पीजी की तैयारी करी थी, तो जब आगे तुम पढ़ोगे तो एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अताह है, बहुत बड़ा है। तो लेकिन जब आप पीजी की तैयारी करने बैठते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स को इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो मैंने क्या एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था कि मैं अपने पास इतना लिमिटेड रिसोर्स रखूंगा हर एक सब्जेक्ट का, और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूंगा ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मुझसे बन सकता है वो बन ही जाए, जो नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। और उस एक स्ट्रेटेजी के कारण मेरा नीट पीजी में भी सिलेक्शन हो गया था और मेरा एम्स का एग्जाम भी निकल गया था पीजी का। यस तो कितना ज्यादा, मतलब मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप कितना ही टफ एग्जाम क्यों ना हो, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आप जब तक अपना रिसोर्स लिमिट करके और अपना कंटेंट लिमिट नहीं करोगे और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। यस सर। एक अच्छी रैंक लाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वही मटेरियल आपका बार बार रिवाइज हो, कंटेंट बार बार चेंज भी नहीं कर सकते। यस सर। राइट। ओके। सो यश, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। एंड फाइनली अगर कुछ और तुम्हारे दिमाग में जो तुम बोलना चाहते हो बच्चों के लिए हमारे, तो मैं मतलब चाहूंगा तुम अगर कुछ और सलाह दे सको तो। ये सर मैं ये सलाह देना चाहूँगा मतलब कि सर जर्नी तो सब बहुत लंबी है सर, नीट की एकदम एकदम हाँ अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सर मतलब सर बच्चे जो हैं मतलब जब टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं सर बहुत दुखी हो जाते हैं। सर मैं भी कई बार हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब कभी भी दुखी मत होना और ये मत कहना कि तुम्हारे कम नंबर आ रहा है तुम्हारे नीट में भी आएंगे। क्योंकि सर मेरे हाँ। कोचिंग जो जिस कोचिंग में मैं था सर उसी में कई एग्जाम्पल थे कि जो मुझसे कम ला रहे थे मार्क्स, सर उनके 640 630 में मार्क्स हैं, मुझसे ज्यादा हो गए। हम्म और सर हम्म जिसके मुझसे ज्यादा आ रहे थे नंबर, उसके 601 ही आया सर। मतलब सर हम्म बहुत अप्स एंड डाउन हो जाता है रिजल्ट में। तो कभी भी मतलब हम्म हार नहीं मानना, हमेशा मतलब लगे रहना, हो जाएगा आखिरी में। एग्जैक्टली। क्योंकि यार क्या है, क्योंकि नीट की तैयारी ना, एक वो पाथ है जो सही है ना, जो आपको पता है कि सही है, और एक है वो जो कोचिंग चल रही है। अब अगर कोचिंग जितने आपकी पाथ से अलाइन कर रही है उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, और जितना ज्यादा कोचिंग वाले इधर उधर भागेंगे, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी नहीं भगा सकते। यस अगर सर। कोचिंग में आउट एनसीईआरटी, अगर आउट बायो अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि कोचिंग में स्कोर लाने के लिए आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। यस सर। यस आपको अपने पाथ पे स्टिक करना पड़ेगा और उस चक्कर में आपके कोचिंग में नंबर कम होंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। यस तो इसलिए कोचिंग के नंबर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते एक्चुअली कि आपका फाइनल एग्जाम में नंबर क्या आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा ही क्यों ना हो, है ना। वो हरदम ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने एक्चुअली एग्जाम के ओरिएंटेड होकर के कितनी पढ़ाई करी। सो यश, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा तुमने टाइम निकाला, और मैं बहुत दिन से एक्चुअली तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाह रहा था, है ना। हम क्योंकि काफी लंबे टाइम से टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट में थे। एंड डेफिनेटली इट वाज माय प्लेजर कि मेरे कारण अगर तुम्हारा कुछ भी अगर परफॉर्मेंस में या तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर 1% भी कुछ इंप्रूव हुआ हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड बी इन टच विथ मी।
ओके Yes. आगे कॉलेज के लिए भी डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट एंड आई विल विलिंगली हेल्प यू आउट, जो भी तुम मुझसे हेल्प मांगोगे आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज प्रोवाइड मी योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी तुम दे देना, ताकि अगर बच्चा को तुमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तुमसे कुछ पूछना चाहता है, तो वो तुमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है. सो लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट? Okay. Yes. ओके थैंक यू यश, Thank you. थैंक यू, Thank you. Thank you. बाय बाय.